और बीजेपी में तो अब हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है और जो रुझान अभी तक आए हैं, धीरे धीरे ऐसा लगता है कि इस समय तक जो रुझान और इतनी लीड बन जाए, 50-36 का फासला आप देख रहे हैं हरियाणा में, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कामयाबी, हैट्रिक की तरफ इशारा है। वहीं जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन बड़ा शानदार दिखाई दे रहा है। इस सबके बीच में जेपी नड्डा की महत्वपूर्ण बैठक है। राज बिहारी जी, अब क्या आपको क्या लगता है? मतलब अभी तो देवकी नंदन जी ने बड़ा एनालाइज किया कि थोड़ा और वेट करना चाहिए, डॉक्टर राहुल भी यही कह रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे? क्या हरियाणा में सरकार बनती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की? हरियाणा में अब तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी पक्ष में नतीजे जा रहे हैं कि बहुत सारी सीटों पे लगातार मार्जिन बढ़ता जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही है वहां भी उनका मार्जिन बढ़ता जा रहा है और जहां जीत रही है वहां भी मार्जिन बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नायब सिंह सैनी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर अम्बाला कैंट की बात करें, अनिल विज जो मुख्यमंत्री पद के खुद के दावेदार हैं, उनका भी हार का मार्जिन लगातार कम होता जा रहा है। कुछ थोड़ी बहुत सीटें ऐसी हैं जो 2-4 सीटों पे ही अब मुकाबला रह गया, लेकिन बाकी तरफ जहाँ भी है स्थिति लगभग साफ हो गई है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ये एक बड़ा रिकॉर्ड भी होगा। देवकी नंदन जी, और इस बार खास ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही बलबूते सरकार बना रही है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई इस स्थिति में है भी नहीं कि उसके साथ आए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो 4 सीटों पे जो इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं उसमें हो सकता है 1-2 को छोड़ के सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए, तो इस कारण भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो जो खुद सीट लाएगा उससे भी 2-3 सीट और आगे चला जाएगा। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, 1-2 सीटों पे वो फाइट करती दिखाई दे रही है, लेकिन जहाँ कांग्रेस आगे है वहाँ लगातार आगे चलती जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो राजनीति में दिग्गज रहे हैं उनके परिवार के लोग बड़ी संख्या में चुनाव हार रहे हैं। अगर हम जैसे बात करें राव इंद्रजीत की, उनकी बेटी बहुत पीछे चल रही हैं, लगभग 8,000 वोट से पीछे चल रही हैं। इसी तरह देखेंगे तो तोसाम सीट पे देवीलाल के बंसीलाल के पोते पोतियों के बीच लड़ाई थी, तो पोती जीत रही है, पोता हार रहा है। इसी तरह से देखेंगे तो एलनाबाद में देवीलाल के पोते अभय चौटाला वो पीछे हैं। इसी तरह डब्बा वाली सीट भी चौटाला परिवार पीछे हैं। दोनों पार्टियों के उम्मीदवार कांग्रेस के मुकाबले बहुत पीछे हैं। तो हरियाणा में इस बार कहीं कहीं परिवारवाद चलाया जाए, जैसे कैथल सीट पे सुरजेवाला के बेटे अब आगे हो गए हैं, पहले पीछे चल रहे थे। कुछ सीटों पे बहुत 2-4 सीटों पे फिर मुझे फेरबदल दिखाई देता है। बाकी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अगर देखें तो सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। और आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी इस शाम को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हरियाणा की जनता के साथ देश की जनता को भी हरियाणा की और वो तो हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी जितना दावा कर रही थी लगभग उसी स्थिति में आती दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जीत है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा था, कोई भी एग्जिट पोल ये नहीं कह रहा था, कोई भी अखबार ये नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि ज़मीन पे ये दिखाई दे रहा था कि जो लड़ाई कांग्रेस ने की, कि जाट बनाम गैर जाट की जो लड़ाई कांग्रेस ने बनाई, उसमें जाट भी कांग्रेस का साथ देते नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरा का पूरा चुनाव ये जातिगत समीकरणों पे था और ये रिजल्ट भी बता रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ी सीटों पे जहाँ भारतीय जनता पार्टी हारती दिखाई दे रही है, वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवारों ने या जो दूसरे दल हैं, इंडियन नेशनल लोक दल है, जेजेपी है, उसने भी हार जीत में भूमिका बनाई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हरियाणा में कांग्रेस आलाकमान जो बड़े बड़े दावा कर रहा था, वो कांग्रेस में आखिर तक एकजुटता नहीं ला पाए। ये अलग बात है कि वो बाकी सभी नेताओं को राहुल गांधी की सभा में एकजुट करके ले आए, लेकिन ख़ास तौर में जिस तरह से एक वर्ग का भय पैदा किया था,
उसका नुकसान डॉक्टर कांग्रेस को राहुल, इस ये चुनाव में एक उठाना टिप्पणी पड़ा है। आपसे मुझे चाहिए कि क्या आपसी जो एक सामंजस्य होना चाहिए, एक आपस में। हम देखते हैं कुमारी शैलजा का एक ऐसा इंटरव्यू भी आता है जिसमें कहती मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार कब मिली थी भूपेंद्र हुड्डा जी से, मजाक के अंदाज में वो बातचीत चल रही है। एक कमी तो है, हालांकि इसकी एनालिसिस होगी, आप अभी भी कहेंगे थोड़ा वेट करिए, लेकिन मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट जो 20-25 सालों से चुनाव को कवर कर रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि ये जो डिफरेंस आया है 36-50 का, ये डिफरेंस जो है ये मार्जिन इतनी जल्दी भरता नहीं है, और इससे रासबिहारी जी, देवकी नंदन जी, सभी लोग, या मृगांक मेरे सहयोगी, सभी लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे। फिर भी आपका स्टैंड अपनी जगह पर रहेगा, पर एक आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी, ये सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है। बाकी सब कुछ आपके फेवर में हो तब भी नहीं, देखिए, ये जो सिर फुटबॉल की जो स्थिति है ये भाजपा में है। वहां पे मनोहर लाल खट्टर जी एक नई प्रथा हरियाणा में चुनाव प्रचार की शुरुआत करी है बैंकेट हॉल में। उनकी ना कोई रैलियां हुई, ना कुछ और हुआ, और नायब सिंह सैनी और खट्टर साहब की सिर फुटबॉल जग जाहिर थी। उनको कहीं भी उनके तस्वीरों में शामिल नहीं किया गया। अभी मैं बहुत सारे चैनलों को देख रहा हूं जिसमें आपका चैनल भी शामिल है कि सुबह से जो जेपी नड्डा की और जो फोटो वो लगा रहे थे, अब शायद वो नरेंद्र मोदी की लगाना शुरू कर दिए, तो नरेंद्र मोदी जी की जीत बता रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी तो नरेंद्र मोदी जी की हार होने जा रही है ना। अभी देखिएगा 12 बजे के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, और हमारे नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। ये भाजपा का एक प्रोपोगेंडा था कि दलित और गैर दलित और जाट गैर जाट, ये सब भाजपा का फैला हुआ प्रोपोगेंडा था। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सभी समाज को एक साथ लेकर चुनाव लड़ी है, और हम सकारात्मक रूप से चुनाव में गए हैं। हम अपने वायदों को जनता के सामने रखा है। अभी देखिएगा, अभी 5 से 6 राउंड के आसपास की काउंटिंग हुई है। तो खैर ये वाली बात तो आप कहते पर... रहेंगे, आप जब तक पैनल पे, मैं तो कह रहा हूँ शाम तक चलिए, आखिरी जब तक राउंड नहीं हो जाता तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत डिसिसिव बढ़त होती है, ये भी हम जानते हैं, जो मार्जिन हम देख रहे हैं। फिर भी आप होपफुल हैं, और होना भी चाहिए, किसी भी पार्टी को होना चाहिए। पहले निराशा बीजेपी में भी देखने को मिल रही थी, और फिर अचानक से मामला बदल गया। रत्नाकर जी, मैं आपका और देवकी नंदन जी का रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक पर मुझे उससे पहले जाना है। और कोमल, मुझे फटाफट बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या सीएम पद को लेकर भी अब चर्चा शुरू हो गई है, या नायब सिंह सैनी ही सीएम होंगे? नड्डा साहब ने जो बैठक बुलाई है उसका मकसद क्या है? देखिए, बिल्कुल अभी जो है परिणामों पर लगातार भाजपा नज़र रखी है, और लगातार जैसे कह रही थी कि जीतने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर को लेकर के ज़्यादा भी दावे कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर मामला बनता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यहाँ पर जो है जलेबी की मिठास अब बीजेपी के हक में आ रही है, और जाहिर सी बात है, ऐसे में अभी तक तो खैर कंफर्म नहीं हो पाया कि प्रधानमंत्री यहाँ बीजेपी कार्यालय, अगर बीजेपी जीतती है, बीजेपी की झोली में मिलती है, जो दिखाई भी दे रही है हरियाणा में खास तौर से, तो क्या वो यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे, वो अभी बाद में मैसेज आएगा। लेकिन हाँ, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जेपी नड्डा, वो महासचिवों की बैठक ले सकते हैं, क्योंकि आगे की रणनीति जो है वो भी बनाई जा रही है। बल्कि कह रहे कि बीजेपी जो है अपनी रणनीति पर लगातार काम करती है। कल तक जब रिजल्ट नहीं आया था तो झारखंड को लेकर के भी बैठक हो रही थी, और उसी पे लगातार हरियाणा पे भी रणनीति बन रही थी। हालांकि पता बीजेपी को भी था कि सत्ता विरोधी लहर जो है वो चल रही है, बावजूद उसके रणनीति पर लगातार बीजेपी का काम करना ही हरियाणा में उसके जीत की ओर बढ़ता हुआ जो है वो दिखाई दे रही है। जी कोमल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हरियाणा में इस समय जो स्थिति दिखाई दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी खेमे में उत्साह भरने वाली है, कांग्रेस में निराशा भरने वाली है। जम्मू कश्मीर में स्थिति नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में दिखाई दे रही है। उमर अब्दुल्ला जिस तरह का कॉन्फिडेंस सुबह दिखा रहे थे, वो उस पर खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कमोबेश प्रदर्शन बताया जा रहा था एग्जिट पोल के द्वारा, उसके इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी रह सकती है। अब ये बात तो बहुत साफ हो गई है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना अभी इन रुझानों के मुताबिक मुमकिन नहीं दिखाई पड़ता। वहीं हरियाणा में यही स्थिति कांग्रेस की हो गई है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाती दिखाई दे रही है, और ये बड़ी जीत इसलिए मानी जाएगी क्योंकि तमाम एग्जिट पोल एक सुर में एक बात कह रहे थे। साथ ही साथ में एंटी इनकम्बेंसी, नौजवान, पहलवान, किसान, ये मुद्दे, सारी बातें कही गई थी। और अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो जितना एक नैरेटिव सामने आता है
वो सारा का सारा ध्वस्त होता है कि वो काम नहीं किया हरियाणा की धरती पर। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा जानना समझना। हमारे साथ देवकी नंदन जी बने हुए हैं, रास बिहारी जी बने हुए हैं, रत्नाकर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर राहुल भी हमारे साथ बने हुए हैं, मृगांक मेरे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और फयाज़ हमीद साहब एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कश्मीर इलेक्शन के दौरान उनसे बातचीत हुई थी। फयाज़ साहब, आपने बड़े अच्छे से उस समय पर बताया था मुझे वहीं बॉर्डर पर खड़े होकर कि क्या स्थितियां हैं। अभी घाटी की स्थितियों में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बल्ले बल्ले है। आप उस समय कह रहे थे कि शायद ये उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, मुझे याद है। अभी क्या आपको वजह लगती है? 41 सीटों पर आगे है। बल्ले बल्ले आप बोल रहे थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, मैं इस वक्त भी बॉर्डर पे ही मौजूद हूँ, उसी जिले में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काउंटिंग हमारी 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की हो रही है, कुपवाड़ा, ट्रैगाम, लोलाब और करना। और हमारे जिले की में कुल 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। 2 की जो काउंटिंग है वो हंदवाड़ा की ITI में हो रही है, हंदवाड़ा और लंगेट की। अभी की आपको बात बताऊं, इंडिया ब्लॉक को अभी 35 कॉन्स्टिट्यूंसी में लीड चल रही है। तो बीजेपी जो है वो 28 सीटों पे आगे हैं। हमारी जो यहाँ की रीजनल पार्टी है PDP, वो 4 सीटों पे आगे हैं। तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो 2 है। अब इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि इंजीनियर रशीद जो है, जिनका यहाँ पे काफी बोलबाला चला था रिसेंटली जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे, वो अभी किसी सीट पे आगे नहीं जा रहे हैं। तो ये हैरान करने वाली बात है। दूसरी, अगर आपको मेरी बात आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है बिल्कुल। यहाँ पे हैरान कर और एक मैं बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कि प्रेस वालों के लिए कोई जगह नहीं रखी गई है। हम सड़क पर बैठे हैं, कोई यहाँ पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, ये भी हमें दाएं बाएं से ही पता करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं रखा गया है। मानिए हम सड़क पर बैठकर कोई भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये बताएं कि इंडिया ब्लॉक जो है वो शायद कामयाबी की तरफ जा रहा है अभी। बट आपको क्या लगता है फयाज भाई, आपने कहा था भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय, मुझे अभी भी याद है कि जम्मू रीजन में वो यहां पर निर्दलीय अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपकी उस एनालिसिस से उलट क्यों दिखाई दे रहे हैं आपको अभी रुझान? सर मैं आपको पहले ही बोलता हूं, हमारे यहाँ पे इमोशंस का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप देखेंगे हमारे किसी भी सियासी पार्टी का, उनका जो मैनिफेस्टो होता है, जिसे हम मंशूर कहते हैं, मंशूर में एक बात लिखी होती है, और जब आने वोट मांगने हो तब वो जज्बात को इस्तेमाल करते हैं, इमोशंस को इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि वोटर ने वो इमोशंस को ही माना शायद, और इमोशंस की वजह से ये पार्टियां आगे आ रही है। अब देखते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन में इमोशंस देती है, उसके बाद वही करते हैं जो उनको करना होता है। अभी मानिए हम वोटरों की गलती है कि हम इनके नारों में और झूठे वादों में आ जाते हैं। अगर हम बात करें देवकी नंदन जी चुनाव में महत्वपूर्ण विषयों की, तो उसमें चेहरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती भी हैं, लेकिन जितना बड़ा चेहरा, इंडिविजुअल चेहरे की बात कर रहा हूं किसी भी पार्टी की तरफ से, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला थे, कुछ हद तक राशिद इंजीनियर, क्योंकि लोकसभा चुनाव की कामयाबी के बाद उनको वैसे देखा जा रहा था, पर आपने कहा था बड़ी तेजी से मैसेज ट्रेवल हो गया। मुझे याद है आप इसको बार बार कोट करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपरोक्ष रूप से निर्दलियों को समर्थन दे रही है, मैसेज ट्रेवल हो गया है। ये जो चेहरा था हरियाणा में नहीं चला और जम्मू कश्मीर में चल गया, ऐसा लगता है, क्योंकि यहां भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा था और वहां पर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का चेहरा था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला जैसा अभी ये साहब ने बताया कश्मीर से, कि उमर अब्दुल्ला खुद चुनाव हार गए थे, और उनको चुनाव किसने हराया था? राशिद इंजीनियर ने हराया था। और वो राशिद इंजीनियर, मई में वो चुनाव हुआ था, आज सितंबर में ये चुनाव हुआ, अक्टूबर में हम लोग इसकी गिनती कर रहे हैं। तो कितने 3-4-5 महीने के भीतर इतना बड़ा डिफरेंस आ गया जम्मू कश्मीर में, कि राशिद इंजीनियर, अभी जो मैं देख रहा था EC के वेबसाइट, एक भी सीट पर उनकी पार्टी आगे नहीं चल रही, मतलब लीड नहीं बनाए हुए। तो इसका मतलब कि उमर अब्दुल्ला ने फिर रिवाइव किया है, और शायद वो 2 सीट पर लड़े थे और दोनों सीट पर आगे चल रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला का चेहरा चला, और मैं एक बात और कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला का ही चेहरा नहीं चला, वहां राहुल गांधी ने भी बहुत अच्छा कैंपेन किया है, और राहुल गांधी को लेकर के भी लोगों, जम्मू कश्मीर और वैली में बहुत आकर्षण था उनके चेहरे को लेकर के, तो उनका भी चेहरा चला है। लेकिन हरियाणा में अगर आप आते हैं,
तो वहां न तो राहुल गांधी का चेहरा चला और न नरेंद्र मोदी, दोनों का अच्छा, इस चेहरा नहीं बीच में चला। एक बड़ा वहां आरोप एक बड़ा आरोप आया है देवकी नंदन जी। मैं अभी देख रहा हूं, जयराम रमेश का ट्वीट देख रहा हूं। लोकसभा नतीजों की तरह हरियाणा में भी चुनावी रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की चेष्टा कर रही है? ये इलेक्शन कमीशन को टैग करते हुए जयराम रमेश का ऑफिशियल ट्वीट है, इसको थोड़ा समझाइए आप। बिल्कुल, देखिए क्या है, इलेक्शन कमीशन, ये बात उनकी बिल्कुल तो ठीक मुझे भी लग रही है, क्योंकि 8 बजे से गिनती हो रही है, हम लोग 12:15 बज रहा है, करीब 3.25 घंटा हो गया, और 3.25 घंटे में कई विधानसभा का, अभी आप ईसीआई पर आप देखिए तो 3 राउंड की गिनती हुई है, कहीं 4 राउंड की गिनती हुई है। तो क्या 1 घंटा एक राउंड में तो नहीं लगता है। एक राउंड में मैक्सिमम 15 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगता है काउंटिंग में, क्योंकि जैसे ही मशीन जो है खोली जाती है, ओपन की जाती है और कंप्यूटर से उसका मतलब उसका टैग किया जाता है, और तुरंत ही रिजल्ट आ जाता है कि कौन कितना वोट पाया। तो मैक्सिमम 15 मिनट लग सकता है किसी उसमें, और मैक्सिमम सीटों पर मैक्सिमम 6 राउंड की गिनती हुई है। एक ही 2 जगह ऐसी है जहां पर 8 राउंड, जैसे हुड्डा जी का जो विधानसभा लगती है उसमें 9 या 10 राउंड की गिनती हुई है, बाकी जगह 6 राउंड तक ही गिनती हुई है। तो ये बात तो ठीक है, ये मैं महसूस कर रहा था कि जी, इलेक्शन कमीशन कुछ अपडेट हमारे सहयोगी किसी मृगांक के डेटा पास भी है, उनसे भी जानते हैं। जी मृगांक, क्या आपके पास अपडेट है? आप प्रवीण जी, मैं आपका सवाल तो नहीं समझ पाया, लेकिन मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं, जो अपडेट मैं काफ़ी देर से देख रहा था और सर्च भी कर रहा था कि हालांकि समालखा के अंदर करीब 10 से 11 राउंड हो चुके हैं, बाकी सीट्स के ऊपर लगभग 5 से 6 राउंड हो चुके हैं, यूँ मान लीजिए 7 राउंड के आसपास पहुंच गए, 50% हो चुका है। लेकिन अगर वोट शेयर जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है, शायद मुझे लगता है जयराम रमेश उसी की बात कर रहे हैं। वोट शेयर अगर आप देखेंगे बीजेपी का तो 38.04% है, मतलब 38% के आसपास है, उतना ही वोट है जितनी पिछली बार उनको लगभग मिला था। और कांग्रेस का वोट शेयर मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 40.04 था, अब वो बढ़ के 40.40 हो गया। तो कहने का मतलब लगभग ये है कि लगभग 2.5% वोट शेयर में अंतर है, उसके बावजूद जो है वो सीट में कन्वर्जन नहीं आ रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ साफ तौर पे ये दिखाई दे रही है कि कुछ सीट्स हैं, मैंने फिर भी पहले भी कहा था कि 10 से 12 सीट्स ऐसी हैं जो 10,000 के ऊपर अभी दिखाई दे रहा है कि जिस पर लीड चल रही है, लेकिन बाकी जो सीट्स दिखाई दे रही हैं, जितनी भी बीजेपी के पास है, 49 अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट दिखा रहा है, बाकी सब सीट जो है 5,000 वोट शेयर के नीचे चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो है हमें कुछ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या जो रुझान आ रहा है उसमें ये बात सही है कि 5,000 की लीड विधानसभा के अंदर अच्छी ठीक ठाक लीड है, लेकिन अभी जिस हिसाब से राउंड बचे और जिस तरह से कांग्रेस का वोट शेयर एकदम जंप किया है कुछ 15-20 मिनट के अंदर, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 2.5% का चेंज ओवर, जो 2.5% का जो डिफरेंस है वो काफ़ी मायने रखता है इलेक्शन की भाषा में। जी जी, शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हरियाणा आज बीजेपी के मोदी जी के पीछे खड़ा है। बीते खंड हुए किसानों के हरियाणा से आए और लग रहा था कि देखिए अब तो कांग्रेस पे जाएंगे, इतना सब कुछ हुआ। हम मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं किसानों के लिए, वो ठोस काम है, वो हवाबाजी नहीं है, वो जुमले और घोषणाएं नहीं है। आपने देखा होगा हर कैबिनेट की बैठक में किसानों के कल्याण का एक काम हो जाता है। तो किसान ये समझते हैं और जनता भी समझती है। वो एक जलेबी का मुद्दा खूब चला था, राहुल गांधी जी जलेबी की फैक्ट्री, बीजेपी ने भी एक अच्छा मुद्दा बनाया था इसे वहां। अब जलेबी कौन खाएगा? ऐसा है कि राहुल जी कभी खेतों में जाके टीम ले जाते हैं, फोटो खिंचवाते और कहते हैं कहां खड़ा हूं, कभी वो जलेबियां खाते हैं, लेकिन जनता सब देखती है काम कौन कर रहा है और नाटक कौन कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन ये जयराम रमेश का ट्वीट जो है ये एकदम से मैं देख रहा हूँ तेज़ी से बड़ा शेयर होने लगा है, और उनका कहना है कि क्या दबाव बनाया जा रहा है, क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की चेष्टा कर रही है, और उनका ये भी कहना है कि धीरे धीरे ये ट्रेंड्स जारी किए जा रहे हैं।